आज का मिशन बिल्कुल साफ है। भारत के भू आकृतिक विभाजन यानी फिजियोग्राफिक डिविजन्स को समझना, और इसमें भी हमारा पूरा फोकस रहेगा उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र पर, यानी कि महान हिमालय पर। हाँ, महान हिमालय। और हम इसे एक कहानी की तरह समझेंगे ताकि सारे जरूरी तथ्य जो हैं वो दिमाग में बैठ जाएं। बिल्कुल। और इस सफर को शुरू करने से पहले एक बहुत दिलचस्प आंकड़ा है जो भारत की जमीन की विविधता दिखाता है। अच्छा। हाँ, मतलब हमारे देश में लगभग आप सोचिए 10.7% हिस्से पर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। ओके। 18.6% पर पहाड़ियाँ, 27.7% पर पठार और सबसे ज्यादा मतलब 43.0% हिस्से पर विशाल मैदान है। अरे वाह, मतलब पूरा 43% तो मैदानी है। जी। और इसी विविधता के आधार पर भारत को 5 भौगोलिक हिस्सों में बांटा गया है। और आज हम इनमें से पहले और सबसे शानदार हिस्से उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। और ये कोई ऐसी वैसी पर्वत श्रृंखला नहीं है, ये दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे युवा मतलब नवीन वलित पर्वत श्रेणियों में से एक है। अच्छा, तो चलिए इस विशाल पर्वतमाला के विस्तार को समझते हैं। स्रोत बताते हैं कि यह पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक एक तलवार की तरह फैला हुआ है। हाँ, एक आर्क की तरह। और इसके दोनों सिरों पर पश्चिम में नंगा पर्वत और पूर्व में नामचा बारवा के पास ये अचानक से मुड़ जाता है। इसी को अक्षसंघीय मोड़ या सिंटैक्सियल बेंड कहते हैं ना? एकदम। और इस आकार के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। आप कल्पना कीजिए कि भारतीय प्लेट जो है वो उत्तर पूर्व की ओर यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। इस जबरदस्त दबाव की वजह से हिमालय तिब्बत की तरफ से धंस गया, यानी अवतल या कॉन्केव हो गया। ओके। और भारत की तरफ से बाहर की ओर उभर गया, यानी उत्तल या कॉन्वेक्स हो गया। मतलब जैसे अगर हम एक दरी को दीवार की तरफ जोर से धकेलें तो बीच में सिलवटें पड़ जाती हैं। हाँ, कुछ वैसा ही हुआ। बिल्कुल सही एनालॉजी है। और इसी दबाव का असर इसकी चौड़ाई पर भी दिखता है। वो कैसे? पश्चिम में जहां टक्कर का असर थोड़ा फैला हुआ था, हिमालय लगभग 400 किलोमीटर चौड़ा है। लेकिन जैसे जैसे हम पूरब की ओर जाते हैं, दबाव बढ़ता जाता है और ये संकरा होता जाता है। हाँ बिल्कुल, पूरब में ये सिकुड़कर सिर्फ 150 किलोमीटर चौड़ा रह जाता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। अब इसके विभाजन पर आते हैं, जो परीक्षा के नजरिए से बहुत जरूरी है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर हम इसे 4 समानांतर श्रेणियों में बांट सकते हैं, है ना? जी। तो अगर हम तिब्बत से भारत की तरफ आएं तो सबसे पहले हमें मिलता है ट्रांस हिमालय। ठीक है। उसके बाद आता है वृहद हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहते हैं। फिर लघु या मध्य हिमालय और सबसे आखिर में मैदानों से सटा हुआ है शिवालिक। ये मुख्य हिमालय के भी पार तिब्बत के पठार से जुड़ा हुआ इलाका है। इसमें मुख्य रूप से 3 श्रेणियां आती हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ओके। और यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर्स। जी, वो इसी ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में है। इसीलिए काराकोरम को उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। यहाँ एक सवाल आता है। हम अक्सर सुनते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, तो ये K2 और कंचनजंगा को लेके कंफ्यूजन क्यों है? ये बहुत अच्छा सवाल है और एग्जाम के लिए जरूरी भी है। देखिए, K2 जो है वो पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK में स्थित है। अच्छा। तो तकनीकी रूप से ये भारत के दावे वाले क्षेत्र में है, लेकिन प्रशासन वहां नहीं है। वहीं कंचनजंगा जो है वो निर्विवाद रूप से भारतीय क्षेत्र में यानी सिक्किम में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। समझ गया। तो सवाल की भाषा पर ध्यान देना होगा कि भारत में स्थित पूछा है या सिर्फ भारत की सबसे ऊंची चोटी। बिल्कुल। अच्छा, ये ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय, ये दोनों एक गहरी भूवैज्ञानिक दरार से अलग होते हैं। उसका कुछ नाम भी है? हाँ, इसे इंडो सैंगपो सचर जोन कहते हैं। आप इसे एक टांके की तरह समझ सकते हैं जहां 2 महाद्वीपीय प्लेटें आकर जुड़ी थीं। वाह। अब हम इस सचुर जोन को पार करके पहुंच रहे हैं देवताओं के निवास में, वृहद हिमालय या हिमाद्री। बिल्कुल। हिम का मतलब ही बर्फ है। ये श्रेणी साल भर बर्फ से ढकी रहती है और इसकी औसत ऊंचाई ही 6000 मीटर है। तो दुनिया की सारी बड़ी चोटियां यही होंगी फिर? एवरेस्ट, कंचनजंगा। जी हाँ, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत, नामचा बारवा, सब यही हैं। ये हिमालय की रीढ़ है, एक महान दीवार की तरह। और ये महान दीवार अपने दक्षिण की श्रेणियों से कैसे अलग होती है?
क्या यहाँ भी कोई ऐसी दरार या फॉल्ट है? हाँ, वृहद हिमालय और उसके दक्षिण में स्थित लघु हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट नाम की एक और बड़ी फॉल्ट लाइन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हिमालय का पूरा क्षेत्र भूकंप के लिहाज से इतना संवेदनशील इन्हीं फॉल्ट लाइंस की वजह से है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। जब भी इन फॉल्ट लाइंस पर तनाव रिलीज होता है तो एक बड़ा भूकंप आता है। तो वृहद हिमालय एक बर्फीली ऊंची दीवार की तरह है। इस दीवार के ठीक दक्षिण में क्या है? वहां नजारा बिल्कुल बदल जाता है। जैसे ही हम वृहद हिमालय से दक्षिण की ओर उतरते हैं, हम पहुंचते हैं लघु या मध्य हिमालय में। अच्छा। यहाँ औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर के बीच है। यहाँ बर्फ की जगह हरे भरे जंगल और खूबसूरत घाटियां ले लेती हैं। पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, ये सब श्रेणियां इसी का हिस्सा हैं। और जितने भी मशहूर हिल स्टेशंस हैं वो भी शायद यही हैं। एकदम सही। शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग, वो सब इसी लघु हिमालय की गोद में बसे हैं। ये दिलचस्प है कि लघु हिमालय ने ऊंचाई और सुगमता के बीच एक स्वीट स्पॉट बना दिया पर्यटन के लिए। जी, और वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच दुनिया की कुछ सबसे खूबसूरत घाटियां हैं, जैसे कश्मीर घाटी, कांगड़ा और कुल्लू घाटी। और ये लघु हिमालय सबसे दक्षिणी श्रेणी से मेन बाउंड्री फॉल्ट से अलग होता है। तो ये 3 नाम हमें याद रखने हैं: इंडो सांगपो सचर जोन, मेन सेंट्रल थ्रस्ट और मेन बाउंड्री फॉल्ट। बिल्कुल। अब हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, सबसे दक्षिण में और सबसे नई श्रेणी, शिवालिक या बाह्य हिमालय। इसकी ऊंचाई सिर्फ 900 से 1200 मीटर के बीच है। ये हिमालय के पैरों की तरह है। सबसे नई, इसका मतलब इसका निर्माण सबसे आखिर में हुआ? हाँ, जब हिमालय ऊपर उठ रहा था तो उससे निकलने वाली नदियां अपने साथ करोड़ों टन मिट्टी, कंकड़, पत्थर बहाकर ला रही थीं। ओके। यही मलबा दक्षिण में जमा होता गया और दबाव से सुदृढ़ होकर एक और पर्वत श्रेणी बन गया, जिसे हम शिवालिक कहते हैं। ये तो कमाल है। मतलब शिवालिक एक तरह से हिमालय का ही मलबा है जो फिर से पहाड़ बन गया। अच्छा, स्रोतों में दून और द्वार का भी जिक्र है, ये क्या है? जब नदियों ने ये मलबा जमा किया तो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच कुछ चौड़ी और समतल घाटियां बन गईं। इन्हीं घाटियों को पश्चिम में दून कहते हैं और पूर्व में द्वार कहते हैं। अच्छा, तो देहरादून और हरिद्वार जैसे शहरों के नाम इसी भूगोल से निकले हैं। अब समझ आया। जी हाँ, ये घाटियां बहुत उपजाऊ हैं और इसीलिए यहाँ घनी आबादी बसी है। ये उत्तर से दक्षिण का सफर तो शानदार था, लेकिन स्रोत बताते हैं कि हिमालय को देखने का एक और नजरिया है, पश्चिम से पूर्व, नदियों के आधार पर। हाँ, ये एक प्रादेशिक विभाजन है। ये भी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। इसमें नदी घाटियों को सीमा मानकर पूरे हिमालय को 4 हिस्सों में बांटा गया है। तो चलिए अब पश्चिम से पूर्व की यात्रा करते हैं। पहला हिस्सा कौन सा है? इसे कश्मीर व हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। और काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल जैसी श्रेणियां इसी में आती हैं। जी, मुख्य रूप से इसी हिस्से में है। ठीक है। सतलज नदी के पार पहुंचने पर कौन सा हिमालय शुरू होता है? सतलज और काली नदी के बीच 320 किलोमीटर का हिस्सा कुमाऊं हिमालय कहलाता है। यह मुख्य रूप से उत्तराखंड में फैला है। और नंदा देवी चोटी यही है? हाँ, भारत की महत्वपूर्ण चोटी नंदा देवी इसी कुमाऊं हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे तीर्थ स्थल भी यही हैं। और काली नदी को पार करने के बाद काली और तीस्ता नदियों के बीच 800 किलोमीटर तक फैला सबसे लंबा और सबसे ऊंचा हिस्सा आता है, नेपाल हिमालय। सबसे ऊंचा, तो इसका मतलब एवरेस्ट, कंचनजंगा जैसी चोटियां इसी हिस्से में हैं। बिल्कुल। दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पहाड़ों में से 8 यहीं मौजूद हैं। आप समझ सकते हैं कि टक्कर का सबसे ज्यादा असर इसी बीच के हिस्से में हुआ था। अद्भुत। और इस यात्रा का अंतिम भाग, तीस्ता नदी से लेकर देहांग यानी ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक 720 किलोमीटर का क्षेत्र असम हिमालय कहलाता है। ये सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश में फैला होगा। जी, यहाँ आते आते हिमालय की ऊंचाई फिर से कम होने लगती है, लेकिन घने जंगल और जबरदस्त जैव विविधता इस क्षेत्र की पहचान है। तो ये पहाड़ इतने विशाल और दुर्गम लगते हैं, तो सदियों से लोग इन्हें पार कैसे करते रहे हैं? इसका जवाब है दर्रों से, जिन्हें अंग्रेजी में पास कहते हैं। ये पहाड़ों के बीच प्राकृतिक रास्ते होते हैं। अच्छा, तो ये कनेक्टिविटी के लिए जरूरी है। चलिए कुछ प्रमुख दर्रों पर भी नजर डालते हैं। सबसे उत्तर में लद्दाख में है
काराकोरम दर्रा, ये भारत के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है। फिर आता है जुजिला दर्रा, जो श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। ये लद्दाख की लाइफलाइन है। और कश्मीर घाटी को बाकी भारत से जोड़ने वाला? वो है बनिहाल दर्रा, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। प्रसिद्ध जवाहर सुरंग इसी दर्रे से होकर गुजरती है, से भारत में प्रवेश करती है। अच्छा। फिर सिक्किम में 2 बहुत प्रसिद्ध दर्रे हैं, नाथुला और जेलेपला। ये दोनों सिक्किम को तिब्बत की चुंबी घाटी से जोड़ते हैं। ये तो प्राचीन सिल्क रूट का हिस्सा भी रहे हैं, है ना? बिल्कुल। और सुदूर पूर्व अरुणाचल में बोमडिला दर्रा है, जो तवांग घाटी को तिब्बत की राजधानी लासा से जोड़ता है। तो आज की इस गहरी चर्चा का सार ये है कि हिमालय को समझने के 2 मुख्य फ्रेमवर्क हैं। एक उत्तर से दक्षिण, ट्रांस, वृहद, लघु और शिवालिक। और दूसरा फ्रेमवर्क है पश्चिम से पूर्व का, जो नदियों द्वारा बटा है, पंजाब, कुमाऊं, नेपाल और असम हिमालय। इन विभाजनों के साथ साथ प्रमुख चोटियां, उनकी ऊंचाई और दर्रे, और वो 3 फॉल्ट लाइंस। हाँ, ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी हैं। तो हमने हिमालय के भौतिक विभाजन को तो विस्तार से समझ लिया, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि इन विशाल पर्वत श्रृंखलाओं ने सिर्फ भारत की भौगोलिक सीमाओं को ही नहीं, बल्कि यहाँ की जलवायु, नदियों और संस्कृति को किस तरह आकार दिया है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। हिमालय सिर्फ पत्थर और बर्फ का ढेर नहीं है, ये भारत का जलवायु विभाजक है। ये मध्य एशिया से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोकता है। और मानसून की हवाओं को भी तो यही रोकता है। जी, यही मानसून की हवाओं को रोककर पूरे उत्तर भारत में बारिश कराता है। अगर हिमालय न होता तो उत्तर भारत आज एक ठंडा रेगिस्तान होता। और हमारी नदियां, गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्रा जैसी हमारी जीवनदायिनी नदियों का स्रोत भी यही है। इसने हमें सिर्फ भूगोल ही नहीं, बल्कि एक पहचान और संस्कृति भी दी है। इस जुड़ाव को समझना ही भूगोल की आत्मा को समझना है।